आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2। इसका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हमारा तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। आज हम 4 से लेकर के 7 तक ये चारों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है HCF 306 और 657, ये दो संख्या है। इसका HCF दिया हुआ है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, LCM किसका? 306 और 657, यही दो संख्या का हमें LCM भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। हमें HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए, या हम लिख देते हैं, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है? पहली संख्या क्या हमारे पास 306, दूसरी संख्या 657। ठीक है ना, ये दो संख्या जो है इसमें से हम लोग कोई भी पहली संख्या और दूसरी संख्या मान सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर हमारे पास 306 है, तथा दूसरी संख्या हमारे पास है 657। और इन दो संख्याओं का HCF जो है वो हमें दिया हुआ है 9। ठीक है, तो अभी जो हम ऊपर लिखे हैं, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। यहाँ से अगर हमें LCM निकालना है तो क्या लिखेंगे? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये ऊपर में रखेंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग LCM बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और बट्टे में क्या आ जाएगा? HCF। पहली संख्या का मान हम लोग रख देंगे यहाँ पर, क्या हमारे पास 306, तो 306 गुना में 657, बट्टे में क्या आ जाएगा? HCF के जगह पे 9। यहाँ पर ये 9 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 और 9 चौके 36। तो यहाँ पर क्या आया? 34 गुना 657। जब आप लोग इसका गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 22,338। ठीक है, तो ये 22,338 जो आया, ये क्या आया? LCM आया। यही कह रहा था हमको ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः LCM बराबर 22,338, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हमें ये साबित करना है कि 6 का पावर अगर हम लोग कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेना तो अंत में शून्य आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ देखिए, 6 का पावर n है और n कोई प्राकृतिक संख्या है। मतलब क्या हुआ कि 6 के पावर में अगर हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी लें, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अंत में शून्य आना चाहिए। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 6 है, 6 का पावर अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा? 6। 6 का पावर अगर हम लोग 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 बराबर 36। तो अंत में यानी संख्या के लास्ट में शून्य नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहीं पर अगर हम लोग कोई दूसरी संख्या लें, मान लीजिए कि 10 लेते हैं, 10 का पावर अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10। 10 का पावर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 बराबर 100।
इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट में शून्य आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक नियम होता है, अगर हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 6 के पावर में अगर हम लोग कोई प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो शून्य नहीं आ रहा है, लेकिन 10 के पावर में ले रहे हैं तो शून्य आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक नियम याद करना होगा। नियम क्या होता है, देखिए, नियम होता है यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना होगा, ठीक है। ये होता है नियम, ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको नोट करके। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आएगा, 2 गुना 5 आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए 10 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 गुना 5 आएगा, और 6 का गुणनखंड करें तो 2 गुना 3 आएगा। तो इसमें 2 गुना 5 कम से कम एक बार नहीं आ रहा है, जिसके कारण इसके अंत में शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3 है, ठीक है ना। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा आप लोग को समझ में आ गया, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। बस इतना लिख देना आप लोग को, ये जो लिखे हैं इसको आप लोग को याद करना है और ये आप लोग को उत्तर में लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ये 2 संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और सवाल ये कह रहा है कि ये संख्या जो है भाज्य है, और हमें बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये 2 संख्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये बताना है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। तो आपको इससे पहले थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य के बारे में जानना होगा, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग जा कर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के। संख्या के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस संख्या में यहाँ पर देखिए 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में है 13। तो पहले तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आता है। यहाँ देखिए 13 और 13 दोनों जगह हम लोग कॉमन ले लेंगे आराम से। 13 इंटू हो जाएगा 7 गुना 11 और प्लस में 1, ठीक है। तो 13 11 सत्ते 77 प्लस में 1, तो 13 गुना में 78, और 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 छक्के 78, ठीक है ना। तो यहाँ 6 को भी हम लोग 2 पार्ट में कर सकते हैं, 3 गुना 2,
लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि इससे भी काम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 और 5 दोनों ही में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 2 1 प्लस में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 छक्के 42 और गुना में 4 तिया 12 12 गुना 24, तो हो जाएगा 24 और प्लस में हो जाएगा 1। तो 5 इंटू 24 और 42 का अगर गुना करते हैं तो ये आपको आएगा 1008 और प्लस में क्या है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 गुना 1008 और 1 कितना हो जाएगा, 1009। अब यहाँ देखिए, इसके गुना में अगर हम लोग 1 दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। और इतना करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं, थोड़ा ही सा। देखिए, भाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, मान लीजिए कोई संख्या 4, कोई संख्या है 12। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। मतलब भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होती है, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या में मान लीजिए कोई संख्या अभाज्य 7 और मान लीजिए एक संख्या 13। तो 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 गुना 1। 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 13 गुना 1। तो भाज्य संख्या में क्या देखें कि भाज्य संख्या का 2 से अधिक भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 ही आएगा, एक तो वो खुद होगा और एक होगा, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या या तो खुद से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। लेकिन भाज्य संख्या जो होता है ना, ये एक और ख़ुद के अलावा भी और किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ हमें उत्तर लिखना पड़ेगा। क्या उत्तर लिखेंगे, चूँकि सवाल हमें पूछ रहा था कि ये तो भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है ये हमें बताना है, तो इसलिए हमें लिख करके बताना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्याएं या यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो बस इतना हम लोग लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थल पर मिलेंगे। देखिए, सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इससे आप लोग घबराइए नहीं, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। अभी एक ग्राफ बना करके आप लोग को बताते हैं, आराम से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक वृत्ताकार मैदान है, तो वृत्त की तरह एक मैदान होगा गोल, ठीक है। और इस मैदान के चारों ओर एक पथ है, मतलब एक रास्ता है, तो इस प्रकार का एक रास्ता होगा, ठीक है। ये रास्ता है, मैदान के चारों ओर रास्ता है। यहाँ पर मान लीजिए रवि खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए सोनिया है। सवाल ये कह रहा है कि रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है और सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है, ठीक है ना। तो यदि दोनों एक ही समय में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें या दौड़ना प्रारंभ करें, तो रवि को चूँकि 12 मिनट लगता है तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा ना, और सोनिया जो है
उसको 18 मिनट लगता है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सोनिया इसी सब में कहीं रहेगी तो रवि पहुंच जाएगा अपने स्थान पे, और जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि आगे बढ़ गया होगा। तो इस तरह से चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे जहाँ से ये लोग चलना प्रारंभ किए थे। तो हमें ये बताना है कि वो कितने मिनट के बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थल पे दोबारा से मिलेंगे। ठीक है ना। तो आसान हम बोले थे आपको कि ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए बोले थे कि इसका एलसीएम हमें निकालना है। बस एलसीएम निकाल देंगे, ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए 18 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिरिका 18। 12 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले एचसीएफ देख लेते हैं क्या है। एचसीएफ 3 3 और 2, तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है। और इसका एलसीएम बराबर जो एचसीएफ है वो तो हम लोग लिख लेते हैं, और इसके अलावा जो छूट गया है, जो रह गया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो 6 तिरिका 18, 2 18 दूना 36। तो ये 36 मिनट जो है ना, ये 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दौड़ते दौड़ते 36 मिनट के बाद दोबारा से ये अपने ही जगह पे आकर के मिल जाएंगे। ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान था। आप लोग हो सकता है सवाल को देख करके सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सवाल सॉल्व हो गया। तो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है।